मतलब मर मर के टैक्स तो हम दे रहे हैं, बदले में कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से सभी करप्शन में ही जा रहा है। जो भी इंसान जितने ज्यादा क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होगा, इंडियन ऑडियंस उसके सामने उतना ही सबमिसिव एक्ट करती है। वायबल ऑप्शन यही बचता है कि आप बाहर जाइए इंडिया के। इसरो में काम करने वाले 3000 इंजीनियर्स की सैलरी 20 महीनों तक नहीं दी जाती। इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं, मतलब कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। हर एक मेजर फील्ड में हमारा देश बुरी तरीके से पिछड़ता जा रहा है। साफ साफ मतलब है, ना आपको हिस्ट्री से मतलब है और ना ही आप अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करते हो। ना तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा इलाज के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे को पता है वहाँ नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा होता तो मैं चला भी आता। मतलब आपको सरकारी इतना तंग कर देगी कि आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। और हम वहाँ पे रहते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता। जब मैं यहाँ पे आया भाई, देखा कि यहाँ ऐसा भी मतलब आसमान होता है। एक ऐसा देश जहां AQI 150 रहता है और साल में 2 महीने के लिए तो ये 500 से भी ऊपर चला जाता है। एक इंसान अगर इस हवा में सांस लेता है तो उसके लंग्स को 50 सिगरेट्स पीने जितना डैमेज होता है। जहां हाई टैक्सेस के बदले में थर्ड क्लास गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिले, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हों, पुअर एजुकेशन और ऐसे स्कूल्स हो जहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाए, यूथ डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार घूमे और दूसरी साइड लोग 1000 साल पुरानी हिस्ट्री के ऊपर दंगे कर रहे हों। ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि इंडिया इस वक्त अपने सबसे लोएस्ट फेज से गुजर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पोल्यूशन और रिलीजियस आउटरेजेस, ऐसी सभी प्रॉब्लम्स इस वक्त अपने पीक पर हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते लोग बड़े नंबर्स में इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। सिर्फ 2023 के अंदर 2 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी थी और इसमें सिर्फ मिडिल क्लास इंडियंस या टेकीज ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में सुपर रिच इंडियंस और मिलियनियर्स भी शामिल हैं। अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो 2022 में 8000 और 2023 में 6500 इंडिविजुअल्स ने ये देश छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज्यादा थी और हर साल लगभग 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर अब्रॉड चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज की होप में। इस नंबर में भी रिसेंटली 50% इंक्रीज देखा गया है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग अपने देश को छोड़ने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स अभी हमारी कंट्री में हैं वो आने वाले समय में फिक्स होंगी या नहीं। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा देश कोई अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर पाएगा या फिर उन्हें भी यही स्टेप लेना पड़ेगा। इस पूरी चीज के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानेंगे जो इंडिया छोड़कर एक बेटर लाइफ और बेटर अपॉर्चुनिटीज की होप में अब्रॉड चले गए। 2025 में जब लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया अमेरिका और चाइना की बराबरी करेगा और एक सुपर पावर बनेगा, तब की सच्चाई ये है कि वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में से 9 सिटीज इंडिया की हैं और दिल्ली NCR जो इंडिया की कैपिटल है और इन्वेस्टमेंट हब है, वहां सड़कों पर खुलेआम क्राइम्स हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली गुरुग्राम में कुछ बाइकर्स को खुलेआम पीटा गया क्योंकि उन्होंने एक ब्लैक स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर लिया था। इन लोगों की गलती बस इतनी थी कि ये अपने बाइकिंग के पैशन को एंजॉय कर रहे थे, जिसके बदले में इनकी सुपर बाइक्स को तोड़ दिया गया। और अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज का एक इंसिडेंट सामने आया है जहां पेंट्री सर्विस वालों ने एक पैसेंजर को पीट दिया। अगर आप भी रेलवेज में ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि ट्रेन में ओवरप्राइज्ड खाना मिलना बहुत कॉमन है। तो उसी के अगेंस्ट इस लड़के ने एक कंप्लेंट रेज की थी, जिसके बाद कुछ लोग आए और इस लड़के को मारने लगे। जिसके बाद विशाल, जिनके साथ ही इंसिडेंट हुआ, उन्हें हफ्तों तक घूमना पड़ा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा या नहीं। इस पे थोड़ा एक्शन जब इनिशिएट किया गया जब ट्विटर पर इस वीडियो को ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ। एप्लीकेशन वगैरह 2 पेज की एप्लीकेशन लिख दी है। बाकी देखते हैं यार, इस कार्रवाई होती है इनके ऊपर या इस बार भी छोड़ दिया जाता है। इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना लीनियंट है, इसीलिए ऐसी हरकतें करते हुए लोग एक सेकंड थॉट भी नहीं देते। किसी को भी फिजिकली असॉल्ट करना या फिर अब्यूज करना एक बहुत कॉमन चीज बन चुकी है। जैसे कि मोहाली में भी अभिषेक स्वारंगर को पार्किंग डिस्प्यूट के ऊपर मार दिया गया। यहाँ अभिषेक की गलती बस इतनी थी कि वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी और US में काम करने के बाद इंडिया वापस आ गया। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी डर नहीं है, और होगा भी क्यों। यहाँ आप जितने रिबेलियस होगे और जितनी बदतमीजी से पेश आओगे, आपकी पर्सनैलिटी को उतना ही बैडएस माना जाएगा। जो मोहाली में हुआ था, एक साइंटिस्ट वापस आया था और उसको पार्किंग डिस्प्यूट के ऊपर मार दिया था। वो जिस जगह रहता है ना, मैं उसके जस्ट नेक्स्ट सेक्टर में रहता था। ओके। और वहाँ पे भी पार्किंग के ये चीजें होती रहती है। तो मतलब ये सुनने के बाद कौन ही बंदा जाएगा, मतलब आए वापिस कि हाँ कुछ करने के लिए, और फिर आके उधर लोगों से पार्किंग की लड़ाई। मैं कई बार ना सोचता हूँ, जैसे दोस्त मेरे अभी भी वही है ना, वो कहते हैं कि भाई वापस आ जाइए, क्या ही करेगा वहाँ पे। तो मैं सोचता था कि हाँ कुछ साल बाद चले जाऊंगा। जो मैं ऐसे इंसिडेंट देखता हूँ ना, फिर लगता है कि यार ठीक ही है यहाँ, वहाँ कहाँ मतलब जाओ, लड़ते रहो, बिगड़ते रहो, इन चीजों में पढ़ते रहो। एक नॉर्मल बंदे के लिए ना, और जिसके मतलब कोई बैकिंग नहीं है या कोई इतनी जान पहचान नहीं है, और जो अपने एरिया का नहीं है, जैसे हरियाणा वाला गुड़गांव में सर्वाइव कर लेगा। बाहर वालों के लिए गुड़गांव में सर्वाइव करना यार टास्क ही है, कि वो सब हर कोई गुंडा दिखता है। इंडिया से लोगों के माइग्रेट करने का एक बड़ा रीजन ईज ऑफ बिजनेस भी है। स्टार्टअप फाउंडर्स बार बार ये चीज मेंशन करते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी कम ईज ऑफ बिजनेस है, जिसकी वजह से उन्हें हर एक चीज में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। इस डिजिटल एरा में जब ऑलरेडी इतना कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, तो ईज ऑफ बिजनेस का ना होना बिजनेसमैन के लिए एक नाइटमेयर का काम करता है। आजकल हर एक बिजनेस की पहचान उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस से होती है।
लेकिन सोचो कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनवानी हो, लेकिन ना तो आपके पास डेवलपर हो और ना ही ज्यादा टाइम, और कस्टम वेबसाइट्स बनाना तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। कोडिंग, डिजाइनिंग और थर्ड पार्टी टूल्स का हेडेक अलग। पर वेट, ओडू वेबसाइट बिल्डर है ना, ये एक ऐसा टूल है जहां आप बिना कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो विद इन मिनट्स। ओडू पर आपको मिलते हैं रेडीमेड प्रोफेशनल थीम्स, प्री बिल्ट डिजाइन ब्लॉक्स और कंप्लीट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। चाहे आप बेकरी चला रहे हो या फिर एक कंसल्टेशन बिजनेस, यहाँ हर एक इंडस्ट्री के लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ओडू पर सिर्फ इन 4 सिंपल स्टेप्स में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बस सिंपली अपने बिजनेस की डिटेल ऐड करो, फिर एक कलर पैलेट चूज करो या फिर आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हो। पेजेस, फीचर्स और थीम सेलेक्ट करो और बस हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको कुछ भी स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, कस्टमाइज एंड लॉन्च। और ओडू सिर्फ एक वेबसाइट बिल्डर ही नहीं है, ये एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर इन्फो देख सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री भी ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओडू की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी एक ऐप आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो ओडू वेबसाइट बिल्डर इज द परफेक्ट स्टार्ट। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और ओडू पर साइन अप करो और अपनी ड्रीम वेबसाइट बनाओ विदाउट एनी कोडिंग एंड विदाउट एनी हैसल। नाउ बैक टू द वीडियो। जो भी इंसान जितने ज्यादा क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होगा, इंडियन ऑडियंस उसके सामने उतना ही सबमिसिव एक्ट करती है। हमारी ऑडियंस उनके उन क्रिमिनल केसेस को ही सेलिब्रेट करती है। कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि ये वही इंडियन ऑडियंस है जो कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस के स्टूडियोज तक को तोड़ देती है, वो भी सिर्फ कुछ पॉलिटिकल जोक्स के ऊपर, जहां आप देखते हो कि कोई थार लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। हमारे यहाँ लोग ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो अमीर हों और साथ ही में उन्हें अपर कास्ट का भी होना पड़ेगा। सैडली आज भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन है और इस मेंटेलिटी को चेंज करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कास्टिज्म हमारे अंदर डीप रूटेड है। मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता, बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है अकेले, इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। जोधपुर का एक इंसिडेंट जहाँ एक नर्स को अपर कास्ट नेबर्स ने असॉल्ट किया क्योंकि कार वॉश के टाइम उनके ऊपर पानी की कुछ छींटें गिर गई थी। उस नर्स ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि दे स्क्रैच्ड माय चेस्ट, इंसल्टेड माय डिग्निटी, आई डोंट वांट अ लाइफ फिल्ड विद कास्टिज्म। फिर वही हुआ जो हर एक केस में होता है। फैमिली जब FIR लिखवाने गई तो पुलिस ने उन्हें 9 घंटे वेट करवाई और एक हल्की सी FIR लिख के भेज दिया। तो जब तक लोगों की थिंकिंग ऐसी रहेगी तो हमें चेंज और डेवलपमेंट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हम विश्व गुरु सिर्फ मीडिया के चैनल्स में हैं, रियल में नहीं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 65% लोग 35 साल से कम की एज के हैं। उसके बावजूद भी हमारा कंट्री रिसर्च और इनोवेशन में कितना पीछे है। हालत ये है कि इंडियन यूथ सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कई साल वेस्ट कर देते हैं और जब बात नौकरी की आती है तो एक PN की पोस्ट के लिए 93,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से 3700 कैंडिडेट्स PhD होल्डर्स थे। ये सभी प्रॉब्लम्स देश को अंदर से खोखला करते जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ लोग लैंग्वेज, कास्ट और धर्म के ऊपर लड़ाइयां करने में व्यस्त हैं। और तो और लोग हजारों साल पुराने इतिहास के ऊपर दंगे कर रहे हैं। और अगर आप इन लोगों को देश में चल रही प्रॉब्लम से अवेयर करना चाहोगे तो वो एस्केप ढूंढने के लिए कुछ इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देंगे, जैसे दुनिया की सारी ग्लोबल टेक कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को इंडियंस लीड कर रहे हैं, या फिर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी तो इंडियंस हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने टाइम रहते इंडियन सिस्टम को एस्केप कर दिया था। अगर ये लोग इंडियन सिस्टम छोड़कर अमेरिकन सिस्टम में ना जाते तो ये भी आज अपनी लाइफ में कुछ मीडियोकर कर रहे होते। ये कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है कि सारे इंडियंस दुनिया की टॉप पोजीशन पे हैं, बल्कि सोचने की बात है कि अगर वो बाहर जाकर ये सब कर सकते हैं तो हमारा देश आखिर रिसर्च और इनोवेशन में इतना पीछे क्यों है, यहां रहकर वो काम क्यों नहीं हो रहा। और वो भी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद। उल्टा लोगों ने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी एस्केप बना लिया है कि नासा में तो कोडिंग के लिए संस्कृत का यूज किया जाता है। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाला सब? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पे शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और हम सब चेस्ट थंपिंग करते हैं कि इसरो ने एक हॉलीवुड मूवी से कम बजट में चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लैंड करा दिया। उनकी सक्सेस को तो हम सबने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन उसके बाद इसरो की क्या हालत चल रही है वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक अचीवमेंट थी, उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, थोड़ी वैलिडेशन ले ली एंड जॉब इज डन। लेकिन रियलिटी ये है कि इसरो में काम करने वाले 3000 इंजीनियर्स की सैलरी 20 महीनों तक नहीं दी जाती। कुछ इंजीनियर्स को तो ऑटो रिक्शा चलाकर अपना खर्च निकालना पड़ता है। और ये हाल तब है जब सरकार द्वारा खर्च किए गए हर 1 रुपए के ऊपर इसरो 2.5 रुपए का रिटर्न देता है। साथ ही में इंडिया की यूनिवर्सिटीज का भी कुछ ऐसा ही हाल है और इसी वजह से इंडिया ग्लोबल लेवल पर बहुत ही कम और लो क्वालिटी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है। सरकार भले ही कितने ही क्लेम्स कर ले कि हमने एजुकेशन सेक्टर पर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, कॉलेजेस इतने बेहतर हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये सुविधा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बैठने की सीट से लेकर बेसिक इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है।
मैंने फिर पीएचडी ज्वाइन करी थी एक गवर्नमेंट कॉलेज में राजस्थान में। वहाँ पे मेरे को एज अ रिसर्च फेलो लिया था। और अब जब आप रिसर्च फेलो ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ पे वो प्रॉमिस करते हैं। तो मेरे को पहली सैलरी मेरे को 3 महीने बाद मिली। अब मैं लोकल बंदा तो हूँ नहीं, मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, बाहर एक्सपेंसेस हर किसी के होते हैं, रेंट्स हो गया, खाना हो गया, सारी चीजें खुद ही बेयर करनी पड़ती है। 3 महीने बाद सैलरी आती है, फिर उसके बाद अगली सैलरी 4 महीने बाद आती है, और वो भी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती। मतलब हम लोगों को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भागना पड़ता था इतने मोटे मोटे पेपर वर्क लेके, क्योंकि 3 जगह से साइन होती थी हमारी सैलरी। 3 से 4 दिन इसी भागा दौड़ी में जाते थे हर महीने। काम के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। मतलब वो प्रोजेक्ट था, कुछ 2 या 2.5 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट में मिले थे उस यूनिवर्सिटी को, जिस प्रोजेक्ट में मेरे को उन्होंने एज अ पीएचडी के लिए हायर किया था। वही हुआ कि 1 साल होने आ गया, लेकिन ना लैब में केमिकल्स आए, ना लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इवन चेयर्स वगैरह भी नहीं है। मतलब ऐसी वो बिना गद्दे की चेयर रहती थी, और उसके ऊपर हम लोग जो पैकेजिंग फोम नहीं आता जिसके अंदर जैसे कंप्यूटर वगैरह के जो फोम्स आ रहे हैं, तो वो फोम रख के हम लोग उस चेयर के ऊपर बैठते थे। लेकिन हमको बोला जाता था कि नहीं अभी हम लोग परचेज ऑर्डर करेंगे, टेंडर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया के अंदर टोटल 58,000 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और आप सुनकर हैरान होंगे कि यूके, यूएस, फ्रांस और जर्मनी, इन सभी कंट्रीज के इंस्टीट्यूट्स को अगर कंबाइन भी कर दिया जाए तो ये नंबर सिर्फ 8,000 तक जाता है। तो सवाल ये है कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के होने के बाद भी आखिर इंडिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही? एक टैलेंटेड स्कॉलर जो इंडिया के लिए कुछ कर सकता था, उसे सिस्टम की वजह से अब्रॉड मूव होना पड़ा। उसे फेल करने का पूरा क्रेडिट इंडियन सिस्टम को जाता है। यहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट्स को ये बताने में बिजी हैं कि रूम में एसी मत लगाओ, बल्कि गाय का गोबर लगा लो, उससे ठंडक रहेगी। इस इग्नोरेंस की वजह से इंडिया को साइंस में लास्ट नोबेल प्राइज लगभग 100 साल पहले मिला था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया पिछले हफ्ते। हर साल मेरे को 2.5 लाख रुपए या 2500 पाउंड इधर वे का एक बजट मिलता है, जो कि सिर्फ केमिकल्स के लिए रहता है, और वो बजट मेरे पास रहता है। हर साल के 2500 पाउंड विच मीन्स लाइक अराउंड 7.5 लाख रुपए मेरे को सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा 5,000 पाउंड का एक स्पेशल बजट रहता है, जो कि मेरा ट्रैवल ग्रांट, लैपटॉप, या जो भी अगर के कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, या जो भी आपको स्टेशनरी खरीदनी है, जो भी खरीदना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिसर्च में बहुत अच्छी दी हुई है। सोचने वाली बात है कि इंडियंस इंडिया से बाहर जाके बड़ी अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपने देश में आइसोलेट होकर रह जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीरियस मुद्दों को मजाक में लिया जाता है, और अगर कोई मजाक कर दे तो उसे पूरा देश एकदम सीरियस मुद्दा बना लेता है। Samir Raina's show India's Got Talent sparked a heated controversy. इस सब के बीच में जो एस्पिरेशनल यूथ है वो पिस रहा है, जो मेहनत करने के बाद एक बेटर लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशंस रखता है। आप ये चीज खुद देख लो, इंडिया की कौन सी मेट्रो सिटी एक अच्छा लाइफस्टाइल ऑफर करती है? दिल्ली एनसीआर में देख लो, ट्रैफिक और पोल्यूशन की इतनी मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में बिताओगे तो पोल्यूशन की वजह से आपकी लाइफ के 12 साल कम हो जाएंगे। बेंगलोर में भी साफ पानी और ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और ऊपर से लैंग्वेजेस के ऊपर लड़ाई है वो अलग। अगर आप कन्नड़ नहीं बोलोगे तो पीट दिए जाओगे। सेम चीज अभी मुंबई में भी होने लगी है, मराठी नहीं बोलोगे तो वहां भी मार पड़ेगी। इंडिया में जैसे टैक्सेस मैं पे करता था, मैं 30% वाली ब्रैकेट में आता था। तो अगर मैं अपने टैक्सेस पे देखता था ना, अभी जब लास्ट में जब मेरा पैकेज ठीक हो गया था, तो मैं अपने टैक्सेस देता था, तो मेरे टैक्सेस इतने थे जितनी मेरी स्टार्टिंग में सैलरी भी नहीं थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। और कुछ लोगों की छोटे शहरों में उतनी अभी सैलरी भी नहीं होती, तो मेरा पर मंथ का 50-60 हजार मतलब टैक्स कट रहा है। इतनी तो लोगों की सैलरी अभी नहीं होती, और उसमें बदले मेरे को मिल क्या रहा है? ना तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा इलाज के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे को पता है वहाँ नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा होता तो मैं चला भी आता। ना मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता, रोड यूज करना तो उसका तो मैं अलग से टोल टैक्स, रोड टैक्स वो तो दे ही रहा हूँ। मतलब जो इनकम टैक्स पे किया उस पर तो कोई फैसिलिटी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मेरे को सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही, कल को मेरे घर चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, या फिर मेरे साथ कोई झगड़ा होता है, मतलब इनसिक्योर भी तो हो ही गया ना। एनसीआर में तो रहना ही मेरे को बेकार लगने लग गया था। वही एक रीजन था कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आया तो मैंने सोच लिया था एनसीआर में तो नहीं रहूंगा। इंडिया के अंदर अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको मीडियोकर होना पड़ेगा, और दूसरा चीजों पे क्वेश्चन करना बंद कर दो। अब भले हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस इनोवेशन हो, एआई हो, या फिर कोई दूसरा डीप टेक, इन सभी फील्ड्स में मीडियोक्रिटी की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इंडियन सिस्टम डिजाइन ही मीडियोक्रिटी के लिए किया गया है। कास्ट सुप्रीमेसी, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, रिजर्वेशन, इन सारी चीजों की वजह से एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट रिस्क ले ही नहीं सकता। अब जैसे कि हमने डीप टेक की बात की, इस फील्ड में जीनियस और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत होती है, और इंटेलिजेंस के साथ एक चीज और आती है, वो है रिबेलियस नेचर। और रिबेलियस व्यक्ति उन ट्रेडिशनल थॉट्स और आइडियाज को चैलेंज करता है जो लोग इंडियन कल्चर में
कई सालों से बिना फैक्ट्स और प्रूफ्स के मानते आ रहे हैं। और अगर इन चीजों पे कोई क्वेश्चन कर दे तो यहाँ लोगों की भावना हर्ट हो जाती है। यहाँ लोग इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते और बहुत जल्दी ही एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट हो जाता है। अब इसमें हम अगर रामानुजन का एग्जांपल लें, वो मैथमेटिक्स में जीनियस थे, लेकिन इंडियन सिस्टम ने उन्हें तबाह कर दिया था। आज मैं और आप भी रामानुजन को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि इंग्लैंड के प्रोफेसर जीएच हार्डी ने उन्हें डिस्कवर किया और वो इंग्लैंड गए। अगर रामानुजन कोई इंडिया ही रहते तो आज उन्हें शायद कोई जानता ही नहीं। और ऐसे भी कितने और ब्रिलियंट और जीनियस माइंड्स होंगे जिन्हें हमने आइसोलेट करके रख दिया। देयर आर वेरी ब्राइट माइंड्स हु आर हियर। अब जैसे मैं कोविड के टाइम पे काम कर रहा था इन इंडिया, मतलब पहली जॉब थी मेरी जो कि मेरे को मिलता था 16,000 रुपए बस। मास्टर्स किया हुआ बंदा मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वो 16,000 रुपए, और वो भी हमको 15 दिन लेट मिलती। मतलब हम जो हमारा ग्रुप था, जो कंपनी में जो टीम काम कर रही थी, उसने 5 पैटेंट्स लाके दिए 1.5 साल के अंदर अंदर कंपनी को। और यूएस पैटेंट्स, इंडिया पैटेंट्स भी नहीं, यूएस पैटेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैटेंट्स टू फाइल। लेकिन उसके बाद भी एप्रिसिएशन नहीं बड़े बेकार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, रिवॉर्ड भी कुछ नहीं मिला। किसी के पास भी थोड़ा सा भी पैसा है, दे विल गो आउट। मतलब अब अभी तो ऐसा हो गया कि अब मेरी एक छोटी बहन भी है, तो मैंने उसको सीधे बोल दिया, लाइक डोंट गो फॉर अ जॉब, कंप्लीट योर बैचलर्स एंड देन जस्ट कम हियर। क्योंकि अब मैं तो पूरे उस साइकिल से निकल चुका हूँ। मैंने कॉर्पोरेट भी देख लिया, मैंने एकेडेमिया भी देख लिया, फिर उसके बाद में वही लगा कि यार अब यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। इंडिया का पूरा सिस्टम ही हायरार्की बेस्ड है, जहां आप अपने से ऊपर बैठे लोगों की बातें मानोगे तो करियर में ग्रो करोगे, अदरवाइज नहीं। और एक जीनियस माइंड ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसका नेचर बहुत रिबेलियस होता है। और अगर वो हमारे 2-4 सोसाइटल नॉर्म्स को क्वेश्चन कर देगा तो लोग जाके उसके घर को जला देंगे, कल्चर बचाने के नाम पे उसकी माँ और बहन को रेप थ्रेट्स देंगे। टू बी ऑनेस्ट, हम ऐसे लोगों को डिजर्व ही नहीं करते, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि इस तरीके के माइंड्स, ऐसे लोग हमारे देश में आए। जैसे यूएस खुद एक O1 वीजा प्रोग्राम रन करता है, जिसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो किसी भी फील्ड में तो आप वहां आ सकते हो। तो सिस्टम तो पूरी तरीके से खराब है ही, लेकिन कमी हम लोगों में खुद भी है। यूजर ने ये ब्लॉग लिखा था जिसका नाम है इंडियन पैटर्न्स, थिंग दैट मेड यू चूजिंग मूविंग अब्रॉड, जिसमें उसने बताया कि अगर कोई भी इंडियन अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड मूव करना चाहता है तो वो ये चेक कर ले कि यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा है या नहीं। अगर वहां एक बड़ी इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है तो वो उस यूनिवर्सिटी में ना जाए, क्योंकि वो टॉक्सिक इंडियन पैटर्न्स को फॉलो करने लगती है। ड्रामा, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, नो गुड रोल मॉडल्स, नो लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जूनियर, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, ग्रुपिज्म। अब कुछ लोग शायद बुरा फील करें कि हम अपनी कंट्री को ही टॉक डाउन कर रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अब जो सोसाइटी सिर्फ कुछ जोक्स पर ऑफेंड हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट, प्राइम टाइम मीडिया, सब उसी चीज को डिस्कस करने लगे, वहां हम कैसे ही एक लिबरल स्टेज सेट कर सकते हैं जहां हर टाइप के थॉट्स रखने वाले लोग आ सकें और काम कर सकें। हम लोग अपने एक डिल्यूजन में रहना पसंद करते हैं और अगर हमें कोई सच्चाई बताने लगे तो वो चीज हमें चुभने लगती है। यहाँ इतना टॉक्सिक माहौल क्रिएट हो चुका है कि रिसर्च और इनोवेशन तो छोड़ ही दो, बल्कि इंडियन जुडिशियरी ये तय करने में बिजी है कि जोक्स की लिमिट क्या होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे तोड़ मरोड़ के किसी के अगेंस्ट यूज किया जाए। वही हम लोगों के लिए बस एक बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग सबसे ज्यादा मॉरल पुलिसिंग करते हैं, हर एक व्यक्ति को मॉरलिटी सिखा देंगे, लेकिन खुद हिपोक्रेसी से बाज नहीं आएंगे। अब जैसे समय रैना की कंट्रोवर्सी का एग्जांपल ले लो। ऑनरेबल जज का कहना था कि समय रैना जैसे लोगों के साथ हमें डील करना आता है, उन्हें पता होना चाहिए कि कोर्ट की ताकत क्या है। लेकिन इंडियन जुडिशरी ने यह ध्यान में नहीं रखा कि समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया ने जो कुछ भी बोला था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, और साथ ही में वो जोक किसी भी तरीके के वायलेंस को प्रमोट करने के लिए नहीं बोला गया था। और लोग भी खुद यहाँ जुडिशरी की साइड ही थे। एक जोक से ऑफेंड होकर वो मॉरल पुलिसिंग करने लगे, लेकिन एक बात भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। हालत यह कि एक जज के घर करोड़ों का कैश बंड मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सेम जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। एक आईएएस ऑफिसर के घर करोड़ों का कैश मिला, उनका नाम इलीगल माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस करप्शन केसेस में आया, लेकिन कुछ समय बाद आईएएस ऑफिसर को बेल मिल जाती है और फिर से उन्हें टॉप गवर्नमेंट पोजीशन पर बैठा दिया जाता है। अगर लोग सिर्फ एक जोक पर इतनी मॉरल पुलिसिंग कर सकते हैं और एथिक्स सिखा सकते हैं, तो इन इश्यूज पर वो लोग कहां चले जाते हैं। सबसे बड़ी आयरनी है कि एक ऐसे सिस्टम में रहते हुए लोग दूसरे को हर वक्त एथिक्स सिखाते हैं, और इसी करप्शन की वजह से लोग इंडिया में बिजनेसेस भी बिल्ड नहीं कर पाते हैं। एक स्टार्टअप करना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब आपको सरकार ही इतना तंग कर देगी कि आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बात आती है इन चीजों को फिक्स करने की, तो गवर्नमेंट में बैठे टॉप मिनिस्टर्स एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को ही ब्लेम और डिफेम करने लगते हैं। जैसे यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि जहां चाइना ईवी, सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है, वहीं हमारे स्टार्टअप सिर्फ क्विक फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी करने में लगे हैं। What are India's startups doing today?
We are focused on food delivery app, turning unemployed youth into cheap labor. और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडियंस ने इंडिया के अंदर जितने यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन की कंपनी फाउंड की हैं, उससे ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडियंस ने इंडिया के बाहर बिल्ड किए हैं। ग्लोबल इंडेक्स यूनिकॉर्न 2024 के हिसाब से इंडियंस ने इंडिया के अंदर 67 यूनिकॉर्न्स फाउंड किए हैं और इंडिया के बाहर 109। ध्यान देने वाला पॉइंट है कि इंडियंस इंडिया के बाहर ज्यादा सक्सेसफुल हैं और सरकार उल्टा उन स्टार्टअप फाउंडर्स को ब्लेम कर रही है जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रहे हैं। जिस सेमीकंडक्टर फील्ड में पीयूष गोयल इनोवेट करने की बात कर रहे थे, उसी के एक फाउंडर ने रेडिट पर पोस्ट किया। इन्होंने चिप डिजाइनर के रूप में इंटेल में काम किया हुआ है और अब वो अमेरिकन और यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं। अपनी रेडिट पोस्ट में उन्होंने मेंशन किया कि जब वो कुछ मीटिंग में गए तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट क्लाइंट्स को कहा कि हम आपके लिए चिप्स बना देंगे लेकिन 10-20 करोड़ की कॉस्ट आएगी। तो उन्हें सरकारी एजेंसी से रिप्लाई मिला कि ठीक है, आप पहले बना लो, हम बाद में देखेंगे कि इसका मार्केट है भी या नहीं। फाउंडर का कहना था कि कौन अपने 10-20 करोड़ रुपए खर्च करेगा जब ये गारंटी ही नहीं है कि बायर उसकी चिप्स खरीदेगा भी या नहीं। सेमी फाउंडर में इंडिया के अंदर ईज ऑफ बिजनेस की भी बात की। उन्होंने बताया कि आपकी टैक्स पॉलिसीज के चलते जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। वो ये भी लिखते हैं कि मेरी कंपनी कुछ टैक्स ब्रेक्स के लिए एलिजिबल थी लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने मेरी एप्लीकेशन को 2 साल तक अटका कर रखा। उसके बाद जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे और कहा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर से 2 साल लगेंगे। लेकिन तुरंत मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया और उन्होंने कहा कि उन्हें पेमेंट करा दो तो वो काम जल्दी करा देंगे। यानी एक जॉब से हटकर अगर कोई इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो एक अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ कितना बड़ा हेडेक है। हर एक छोटे अप्रूवल के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ेगी। अब अगर किसी के पास भी एक अच्छा आइडिया है और वो उस आइडिया को लेकर एम्बिशियस है तो वो इंसान इतने टॉक्सिक माहौल में काम क्यों करना चाहेगा। अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास पीस ऑफ माइंड ही नहीं होगा तो वो कैसे इनोवेट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया से एक बेटर सोसाइटी बनाएगा, वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अगर उसकी एनर्जी इस चीज में ड्रेन होगी कि मैं नेताओं के साथ कनेक्शन बना लूं ताकि कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या मैं रिश्वत दे दूं ताकि मेरी फाइल जल्दी मूव हो जाए। अगर हमारा देश एंटरप्रेन्योर्स के एम्बिशन और पीस ऑफ माइंड की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो तो देश से मूव आउट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देश है जो टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अब चाइना का ही एग्जांपल ले लो, उनकी स्टार्टअप पॉलिसीज इतनी फ्रेंडली हैं, इसीलिए 2023 में दुनिया की 40% वेंचर कैपिटल फंडिंग चाइना के पास आई और इंडिया के पास सिर्फ 5%। कॉर्पोरेट जॉब्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। ना तो कोई कंपनी लेबर लॉज की रिस्पेक्ट करती, वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है, एम्प्लॉइज की प्राइवेट लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। मैंने इंडिया में 5 साल जॉब की, मैंने इंडिया में मास्टर्स किया, MBA किया। अगर वो देखोगे ना वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस मेरा कैसे था कि रात को 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक कॉल्स आ रही हैं, फिर उसमें आपका कोई पैसा भी इतना ज्यादा नहीं, और अगर आप कहीं से सोचते हुए कुछ स्विच कर लूं तो कंपटीशन इतना हो गया है। इन जनरल जैसे इंडिया में ये भी होता है कि वीकेंड्स पे एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ तुम 24 घंटे अवेलेबल रहो, वीकेंड पे कोई कहे तो अवेलेबल रहो। यहाँ पे रेयरली ऐसा कुछ होता है कि कोई तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स काम करो। टाइम से 4:30-5 बजे तक लोग निकलने लगे आते हैं। 5 बजे के बाद अगर कोई रुकता भी है तो ऑलरेडी जो तुम्हारे बॉस या बाकी ही तुम्हें बोल देता है कि अभी इतना लेट मत रखो, देयर इज ऑलवेज टुमारो। तो वो सब कहते हैं कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखो, फैमिली को टाइम दो, फिटनेस को टाइम दो, मतलब पूरा टाइम ऑफिस में मत रहो। तो वो इनकरेज करते हैं इस चीज को। एक देश की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है उसकी यूथ। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है और एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% इंजीनियर्स तो एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं, यानी कि उनके पास टेक फील्ड में करियर बनाने के लिए एडिक्वेट स्किल्स नहीं हैं। और होंगे भी कैसे, हमारा करिकुलम जो इतना आउटडेटेड और पुराना है। अब आप AKTU के सिलेबस का पेज 7 देखिए, इसमें CS के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब लॉजिकली सोचे तो पाइथन का कोड लिखने के लिए या AI मॉडल्स बनाने के लिए केमिकल्स की क्या जरूरत पड़ेगी। मेरा जो ट्रिगरिंग पॉइंट था ना वो बस यही था, जैसे मैं कंपेयर करता था अपने आप को, जैसे मेरे को 5-6 साल हो गए थे जॉब करते करते, तो मैं कंपेयर करता था दूसरे लोगों से जो बाहर रह रहे हैं। मेरे काफी फ्रेंड सर्कल में लोग बाहर थे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखता था और अपना देखता था। भाई हम I-20 में घूम रहे हैं, वो 5 साल में BMW में आ गए हैं। स्ट्रगल मेरा ज्यादा है, मेहनत मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वो लोग अपना चिल कर रहे हैं, 5 बजे के बाद लैपटॉप नहीं ओपन करते। हायरार्की यहाँ भी है थोड़ी बहुत ही, जैसे होती है हर जगह, लेकिन यहाँ पे बॉस भी तुम्हें एज ए इक्वल ट्रीट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉस है तो कुछ भी बोल देगा और तुम्हें कुछ भी करना ही है। तो मतलब तुम्हारी सुनी भी जाती है, हर चीज फीडबैक भी आता है। और इन जनरल यहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है कि ओपन टू फीडबैक होता है। अगर कोई जूनियर भी सीनियर को कुछ कर रहा है तो उसकी भी सुनी जाती है। ऐसे नहीं कि जो सीनियर ने कह दिया वही होगा। तो थोड़ा कोलैबोरेटिव है नेचर काम का। यूके आने के बाद आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया, इंडिया से क्या आपको बेटर मिला? तो मैं पहाड़ों पे जाता था तो मेरे को पहले से ही मन था कि मुझे ये NCR से निकलना है, ठीक है, और कहीं अपना बढ़िया पहाड़ों पे घर लेना है, हवा पानी की वजह से, ठीक है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा था और हम वहाँ पे रहते तो हमें इतना पता नहीं लगता। जब मैं यहाँ पे आया तो भाई देखा कि यहाँ ऐसा भी मतलब आसमान होता है। 0 AQI में मैं रह रहा हूँ, पानी, हवा, ठीक है, खाना पीना सब आपका मतलब एकदम
ऑर्गेनिक, नेचुरल। हर एक मेजर फील्ड में हमारा देश बुरी तरीके से पिछड़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग पॉलिटिशियंस की वर्शिप करना नहीं छोड़ते। इंडिया में पॉलिटिशियन को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। लोग उनके पैरों में गिरते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए डेस्परेट हैं। जबकि आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को उठा के देख लो, वहां लोग पॉलिटिशियन को हर एक चीज के लिए अकाउंटेबल ठहराना जानते हैं। कनाडा के इन कुछ वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपने फॉर्मर पीएम जस्टिन ट्रूडो से किस तरह से डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं, और जस्टिन ट्रूडो की यहाँ हिम्मत नहीं है कि लोगों से उल्टा जवाब भी दे दे। बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन आप अपने एमपी से एक बार सवाल पूछ के देख लो, अगले दिन वो आपके घर से गायब ना करा दे। और ऐसा करने के बाद भी लोग उसे सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि बिहार में हुआ था, एक रिपोर्टर ने जब 120 करोड़ का स्कैम एक्सपोज कर दिया तो उसकी डेड बॉडी उसी पाइपलाइन में मिली। और अगर गलती से हमारे पॉलिटिशियंस को सवालों का जवाब देना भी पड़ जाए तो वो सवाल को 360 डिग्री टर्न कर देते हैं। वो उसका ब्लेम लोगों पर शिफ्ट कर देते हैं। यूजुअली वो ऐसी बातें करेंगे कि आप लोग एकजुट नहीं होते, आप में यूनिटी नहीं है। अरे उनके धर्म में तो देखो कितनी यूनिटी है, गलती आपकी है, आप अगर यूनाइट हो जाओगे तो ये हो जाएगा, वो होगा। आपने कभी किसी डेवलप्ड कंट्री के पॉलिटिशियन को इस तरीके से बात करते हुए सुना है? लोपेज और फर्गुसन समाज के लोगों को एक होना पड़ेगा, वरना मेंडिस समाज हमारे से आगे निकल जाएगा। इंडियन पॉलिटिशियंस ने लोगों के अंदर पेट्रोइटिज्म, कास्ट और रिलीजन को लेकर इतनी टॉक्सिसिटी भर दी है कि यहाँ लोग रेडिकलिज्म को ग्लोरीफाई करने लगे हैं। अगर आप रेडिकल हो तो आप एक सच्चे देशभक्त हो। इसी वजह से पॉलिटिशियंस को काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो डिवाइड एंड रूल पे खेलते रहते हैं और वो लोगों को पास्ट के मुद्दों में बिजी रखते हैं कि 1000 साल पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था और हमारे एंसेस्टर्स के साथ क्या अत्याचार हुए थे। ये चीजें सुनने के बाद लोग इमोशनल हो जाते हैं और अपनी वोट कास्ट कर देते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी हिस्ट्री भूल जानी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के नाम पर आज समाज में इम्बैलेंस क्रिएट करना, दंगे करना, ये चीजें बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती। अब एक चीज लॉजिकली सोचो, जिन एंसेस्टर्स के लिए हम लड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके सैक्रिफाइसेस, उनके एफर्ट्स की वजह से ही आज ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन आज अगर हम ऐसा कुछ भी काम करेंगे जो इस सोसाइटी को खराब करे, तो वो सीधा सीधा अपने एंसेस्टर्स की भी डिसरिस्पेक्ट है। अगर उनके नाम पे आज आप तोड़फोड़ करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, तो इसका साफ साफ मतलब है ना आपको हिस्ट्री से मतलब है और ना ही आप अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करते। अक्सर इलेक्शंस के टाइम पर पॉलिटिशियन इन डिबेट्स को उठा देते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट्स का फायदा उठा वोट्स को मोबिलाइज करती हैं और वोट मोबिलाइजेशन के लिए नेता ऐसी रेडिकल स्पीचेस देते हैं। तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अगर हम सच में अपनी हिस्ट्री और एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करते तो आज हमारा ध्यान होता है एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी को बसाने में। जो चीजें एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सिविक सेंस, यंग टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। और सच ये है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं कि सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। अगर उन्हें एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए और अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए, तो उन्हें ये देश छोड़ के किसी बाहर के देश में सेटल होना ही पड़ेगा। इसी वजह से जो हमारे देश का टैलेंटेड यूथ या फिर टैक्स पेयर है, वो दूसरे देशों में जाना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। और वो जाए भी क्यों ना, कोई अपनी लाइफ क्यों सैक्रिफाइस करे। बस मीडिया ने लोगों के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि इंडिया विश्व गुरु है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन पासपोर्ट की बाहर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हर साल इंडियन पासपोर्ट की रैंक गिर जाती है और आप किसी और देश में जाके खड़े होगे तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर लिटरली हैरेस करेंगे, आपसे इतने क्वेश्चंस किए जाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स लेंगे। लेकिन सच्चाई भी यही है कि ज्यादातर लोग आज भी इंडिया के अंदर एक फेक बबल और इल्यूजन में हैं। और अगर ये चीज जल्दी ही फिक्स ना की गई तो देश को और भी ज्यादा नुकसान होगा और देश और भी टैलेंट लूज करेगा। तो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।